अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग में तफसीली तजिए की तरफ जाने से पहले एक नज़र फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े के अहम तरीन पॉइंट्स पर। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़ा कब और कैसे शुरू हुआ, जानिए तारीख़ी पस मंज़र। फ़लस्तीन और इसराइल इस तनाज़े के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, अरब इसराइल जंगों के क्या नताइज निकले, मौजूदा जंगी तनाजुर और मौजूदा जंगी हालात का एक तफसीली जायज़ा, और इन जंगी हालात का क्या नतीजा निकल सकता है, जानिए इस रिपोर्ट में। अब चलते हैं वीलॉग में तफसीली तजिए की तरफ, और यहाँ बात करते हैं सबसे पहले तारीख़ी पस मंज़र की, जिसके बारे में हमने आपको अपना पहला पॉइंट बताया था। उस तारीख़ी पस मंज़र के बारे में, यानी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तनाज़े है उसको लेकर जो तारीख़ के हक़ाइक़ हैं, जो तारीख़ के कुछ पॉइंट हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपको इसका तारीख़ी पस मंज़र बताते हैं। और वीलॉग को आपने पूरा देखना है ताकि आपको ये मसला जो है मुकम्मल समझ आ सके। आपको दोनों पार्टियाँ यानी इसराइल और फ़लस्तीन हैं, इन दोनों के जो मुकदमात हैं, यानी इसको लेकर जो क्लेम करते हैं दोनों जो मुल्क हैं, वो भी आपको समझ आ सके कि ये मुल्क क्या क्लेम करते हैं दोनों। और इस मौजूदा जंगी हालात का भी हमने जिक्र किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उसके हवाले से क्या है। तो आपने पूरा वीलॉग देखना है और ख़ुद फैसला कीजिएगा कि पाकिस्तान को इसमें क्या राय देनी चाहिए और पाकिस्तान को इस जंग में किसका साथ देना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो तनाज़ा था ये 14 मई 1948 को जो है इसराइल की जो है रियासत कायम हो गई थी। आपको याद होगा डेविड बिन गुरियान जो है बानियों में शामिल थे। डेविड बिन गुरियान जिन्होंने वो बहुत मशहूर ज़माना जो है कहा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, दैट वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन अ बुक विच हैव स्टेटस मोर देन तालमुद एंड तौरात, यानी हम कोई ऐसी जो है किताब नहीं तश्कील देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के बारे में ये कह रहे थे कि हम कोई ऐसी जो है किताब तश्कील नहीं देंगे जो इसका स्टेटस, जिसका रुतबा तालमुद और तौरात से ज़्यादा होगा। तो ये डेविड बिन गुरियान थे, बानी रहनुमा थे इस हवाले से इस तहरीक के, जिन्होंने इसराइल के बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। इसराइल को रियासत के तौर पर जो कायम करने में एक अहम तरीन जो है कोशिश जो थी वो डेविड बिन गुरियान की थी, उसके फाउंडिंग फादर्स में शामिल थे। उसके बाद जो है 14 मई 1948 को तो इसराइल क़याम हो गया, लेकिन उससे थोड़ा एक पहले जो तारीख़ी पस मंज़र आपको याद करवाते चलें कि याद होगा आपको कि जंग अव्वल यानी वर्ल्ड वार 1 में जो है ओटोमन्स के पास था ये फ़लस्तीन का इलाका। तो उस ज़माने के जो आखिरी सुल्तान ओटोमन के सुल्तान थे यानी सुल्तान अब्दुल हमीद थे, जिनको ये ऑफ़र की गई थी कि आप जो फ़लस्तीन हमारे हवाले कर दीजिए, फ़लस्तीन का ये हिस्सा यानी ये जो पूरा इसराइली हिस्सा है ये हमारे हवाले कर दीजिए, और ताकि हम यहाँ पर जो है अपना एक अलहदा मुल्क बना देंगे जूइश का, जो यहूदी हैं और यहूदियों के लिए एक अलहदा मुल्क हो जाएगा। इसके बदले में उन्होंने क्या सुल्तान को ऑफ़र की थी, उन्होंने उस्मानी सुल्तान को ये ऑफ़र किया था कि आपके जितने भी कर्ज़े हैं ना, यानी बरतानिया के बहुत से कर्ज़े थे उनके ऊपर, मुख्तलिफ मुल्कों के कर्ज़े थे, जिसकी बुनियाद पर जो है रियासत कमज़ोर हो रही थी। उनको कहा था कि अगर आप हमें ये खित्ता दे देते हैं, यानी इसराइल और फ़लस्तीन का जो मुश्तरका खित्ता है, ये अगर आप यहूदियों को देते हैं तो यहूदी जो है मुकम्मल तौर पर इस आपका कर्ज़ा जो है उतार देंगे। तो सुल्तान के पास तो ये ऑफ़र बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसके अगर ये कर्ज़ा रहता तो ये कर्ज़ा रियासत को मज़ीद कमज़ोर कर रहा था। लेकिन उस वक्त के सुल्तान ने यह फ़ैसला किया कि हम 1 इंच क्या, 1 पत्थर भी छोटा सा उठाकर किसी को नहीं देंगे फ़लस्तीन का। उन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीन की जो रियासत है, ये इसको जो हमने आज़ाद करवाया, ये खून से आज़ाद करवाया गया है, मुसलमानों की मुश्तरका इमानत है, तो इसको हम किसी भी सूरत यहूदियों के हवाले नहीं करेंगे। उस ज़माने के ओटोमन्स का ख्याल था। लेकिन उसके बाद देखने में आया कि जब बरतानिया जो है वर्ल्ड वार 1 जीत गया, बरतानिया और उसके इत्तेहादी, तो हमारे पास ये चीज़ सामने आई थी कि जो बरतानिया और उसके इत्तेहादी थे, उन्होंने फिर ओटोमन्स की जो एम्पायर थी, पूरी ओटोमन एम्पायर, उसको तहबाला करके रख दिया, उसको टुकड़े टुकड़े करते रहे। जो है हमने देखा कि ईस्टर्न ओटोमन का जो हिस्सा था वो चला गया, उसके बाद ओटोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न हैंड था वो भी चला गया, वेस्टर्न हैंड भी चला गया, और एक पूरी तरह से ओटोमन्स का जो है एक तबाह बर्बाद करके रख दिया। जिसके बाद आपने देखा था कि हिंदुस्तान में जो है वो खिलाफत मूवमेंट चली थी कि खिलाफत को बरकरार रखा जाए, खलीफा को मजूल ना किया जाए, खलीफा जो हमारी रियासत है, जो ओटोमन्स की रियासत है, उसको वहीं पे बरकरार रखा जाए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उस वक्त
की ताकत थे, उनका सूरज तोती बोल रहा था, उनकी ताकत का सूरज जो था उभर रहा था। जिसके बाद देखा ये गया कि ओटोमन अम्पायर एक जो है टूट के एक सफ़ाई हस्ती से मिट गई। ओटोमन्स की अम्पायर जो थी वो ख़त्म हो गई। मुसलमानों को, जिसको कहा जाता है सो कॉल्ड के वो मुसलमानों की मुश्तरका जो है रियासत थी, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन फिल वक्त ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि उस वक्त के जो उस्मानी सुल्तान थे, जो खलीफा थे, उनको जो है मुसलमानों की पजीराई और जो मकबूलियत है, जो हिमायत है, वो हासिल होती थी। तो कि वो तमाम हिंदुस्तान या पाकिस्तान या जिस दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों के मुश्तरका खलीफा हैं, उनको ऐसा माना जाता था। 1920 के अंदर जो पहला एलिया था वो आया फ़लस्तीन के अंदर, जो ट्रैवल करके सराय सीना के अंदर से पूरा जो है उसने ट्रैवल किया और वो यहाँ पर आया, फ़लस्तीन के अंदर आकर आबाद हुआ। उस ज़माने में जो है मुसलमान बड़े हैरान होते थे कि ये क्या हो रहा है, कि आपने देखा कि उसके बाद ये पूरा एस्पेक्ट चलता रहा। उसके हवाले से लेकर के ये यहूदियों की एक पूरी अब तो खुलकर सामने आ गया कि यहूदियों ने इस हवाले से पूरी एक मेहनत की थी। लेकिन अब देखा ये गया कि जब वो सारा यहूदी सेटलमेंट होना शुरू हो गई तो उसके बाद मुसलमानों के अंदर तशवीश का इजहार होने लगा। एक बाल्फोर एग्रीमेंट भी आया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बाल्फोर एग्रीमेंट के क्या पॉइंट्स, ज़ायनिस्ट मूवमेंट के तहत जो एक बाल्फोर एग्रीमेंट हुआ था, वो बाल्फोर एग्रीमेंट क्या था वो आपके सामने पेश करते हैं। जिसके अंदर आपको बताते हैं कि जिसके अंदर कहा गया था कि जो दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोई यहूदी पाया जाएगा उसे दैट दे विल बी कंसीडर्ड एज वन नेशन, यानी यहूदी जो दुनिया भर के किसी भी कोने में पाया जाएगा उसे एक ही कौम का नुमाइंदा या हिस्सा जो है तस्वुर किया जाएगा, एक ही कौम का जो बंदा है वो तस्वुर किया जाएगा। ये बाल्फोर एग्रीमेंट जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट के जो थी उसके तहत वजूद में आया था, उसके तहत ये बाल्फोर एग्रीमेंट किया गया था। और इसके बाद जो थी एक यहूदियों की पूरी रियासत के तौर पर जो है एक्टिव हो गई थी यहूदी कम्युनिटी, वो दुनिया भर में कहीं भी थी, उनको एक एज ए वन नेशन तस्वुर किया जाता था। अब आगे चलते चलते हैं तो 1949 में जो है बाकायदा इसका ऐलान होता है 1949 के अंदर, 14 मई 1949 को। और फिर इसके बाद इसराइल को जो डेविड बिन गुरियन का बनाया गया था उसको बाकायदा जो है एक हासिल हो जाती है नुमाइंदगी, उसको तस्लीम किया जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था लेटर ऑन। अब जब उस 1949 में इसको जो है 48 में इसको तस्लीम कर लिया गया, जब 1948 में, तो इसराइल की एक ना वार हो गई, एक जंग शुरू हो गई थी इसराइल और अरब कंट्रीज़ के दरमियान, जिसके अंदर जो है इसराइल जो है जीत चुका था। इसराइल ने वो जंग जीती थी, जिसके बाद जो है तकरीबन 7.5 लाख के करीब जो हैं यहूदी थे ना, उनको निकलना पड़ा था इसराइल से, उस खित्ते के अंदर से, क्योंकि यहूदी जो ब्रिटिशर्स थे उस ज़माने के जो इस सारे हिस्से को कंट्रोल करते थे, उन्होंने इसको 3 हिस्से में तकसीम कर दिया था। एक स्टेट ऑफ इसराइल के तौर पर ये स्टेट ऑफ इसराइल थी, इसको द वेस्ट बैंक, और एक द गजा स्ट्रिप, यानी द वेस्ट बैंक, द गजा स्ट्रिप और द स्टेट ऑफ इसराइल, ये 3 थी जो 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से। फिर उसके बाद ये तमाम चलता रहा, यहूदियों मुसलमान इस पर अपना क्लेम करते रहे और ये यहूदी जो थे इस पर अपना एक क्लेम करते रहे, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो है यहूदियों का ये क्लेम है कि हम लोग इस ज़मीन के रहने वाले थे, हमें यहाँ से निकाला गया था, ठीक है। उनका बुनियादी क्लेम ये है कि हम तो पुराने यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, जिसमें उन्होंने जो है, इकबाल ने कहा था कि अगर फ़लस्तीन पर जो है यहूदियों का कब्ज़ा तस्लीम कर लिया जाए तो गरनाता यानी स्पेन के ऊपर क्यों कर मुसलमानों का कब्ज़ा नहीं है। तो ये बुरी एक तारीख है इस हवाले से कि यहूदी इस पर क्लेम करते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले थे, जबकि जो फ़लस्तीन है वो फ़लस्तीनी कहते हैं कि हमने इस जगह को आबाद किया था, यहाँ पर सहरा था, हमने इसको आकर आबाद किया, इसमें फूल खिलाए, अब ये लोग हमें ही इस सरजमीन से निकालना चाहते हैं। तो दोनों अपने मौक़िफ़ पर जो है खड़े थे, जिसके बाद ये तनाज़ा तूल पकड़ता रहा और 3 जंगें हो चुकी, 3 जंगें हुई, अरब इसराइल जंगें, जिसके बारे में आपको मज़ीद तफसीलात भी बताते हैं, अरब इसराइल जंगों के हवाले भी सुनाएंगे कि अब अरब इसराइल जंगें क्या थी। सबसे पहली जो जंग हुई थी वो तो आपको बता दिया कि 1948 और 1949 के दरमियान हुई थी, जिसके बाद आपको जब इसराइल तस्लीम किया गया। और उसके बाद एक जो पूरी आई जंग हुई वो हुई थी 1956 में। इसराइल और जो है इसराइल ने इन्वेड किया था इजिप्ट को, और सियानी पेंसिल्वेनिया जो थी, 5 दिन के अंदर जो इसराइल जो आर्मी थी उसने कैप्चर कर लिया था गजा को, रफ़ा का इलाका उन्होंने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद 2,000 जो लोग थे उनको बंदी बना लिया गया। स्विस कनाल का ईस्टर्न हिस्सा जो है जो ले लिया गया, वो भी अपने कब्जे में इसराइल ने ले लिया। उसके बाद जो है द गल्फ ऑफ अकाबा, वो भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद जो थी ये स्विस क्राइसिस बढ़ता चला गया। 1957 में भी फोर्सेस जो हैं, इजिप्टन फोर्सेस जो थी, उन्होंने तमाम जो वार थी उसे डिफीट, उनको शिकस्त हो गई थी, उन्होंने हथियार डाल दिए थे।
जो इजिप्शियन फोर्सेस थी। उसके बाद ये तकरीबन जो है एक मुसलसल तवील जंग चलती है। उसके बाद जो अरब इसराइल वार जो फिर थर्ड टाइम क्लैश हुआ वो हुआ 1967 के अंदर, यानी 1967 5 जून जो है 5 जून से 10 जून के दरमियान 1967 में जो है ये 6 डे वार थी। शुरू में तो जो थी सीरिया ने जो है जो कहते हैं ना इंटेंसिफाइड बम्बारमेंट की थी, जिसके बाद जो है फ़लस्तीनियन जो थे वो भी खला कुछ हुए और अरब जो यहूदी थे उनका तो जानी माली नुकसान तो बहुत हुआ। लेकिन इस बार वार का भी नतीजा ये निकला कि अल्टीमेटली जो है इसराइल जीत गए इस वार को। और उसके बाद जो है एक पूरी 1967 का बॉर्डर डिक्लेरेशन हुआ, जिसके बाद 2 रियासतें तक वजूद में आ गई, जिसके बाद पूरी जो रियासतों के जो बॉर्डर थे उसको डिक्लेयर कर दिया गया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कर लिया गया। और उसके बाद कोई भी इस अरब इसराइल वार नहीं हुई। लेकिन इन 2-3 वार्स के नतीजे में ये हुआ कि यहूदियों ने जो हर कब्ज़ा करते थे उसके बाद ये कहते थे कि हमारा ये मुतनाज़ इलाका है, क्योंकि जब किसी इलाके पर जो है बज़ोर ताकत कब्ज़ा करने की कोशिश की जाती है तो वो तनाज़ा बन जाता है, वो आलमी तनाज़ा बन जाता है, फिर उसका फ़ैसला बज़ोर ताकत ही होता है, किसी डेक्लरेशन या रेजोल्यूशन के तहत नहीं हो सकता। सो एक चीज़ ये थी। अब यहाँ पर आपको मज़ीद बताते हैं कि अरब, ये तो आपने जाना ना कि अरब इसराइल का क्या मौक़िफ़ था और उनके दरमियान जो जंगें हुई वो क्या थी। अब मौजूदा हालात में जब हमास ने जो है इसराइल पर जो है हमला किया है, तकरीबन सुबह के वक्त में उन्होंने 5000 जो है रॉकेट फायर किए थे। आखिरी इतलात तो यही थी। उसके बाद जो देखा ये गया कि जब हमास ने ये हमला कर दिया तो वो उसका क्या नतीजा निकला। उसका नतीजा ये निकला कि हमारे पास जो चीज़ें सामने निकल कर आई वो थी कि एक बहुत ज़्यादा जो देखा गया कि पैराट्रूपर्स जो थे वो भी आते रहे, वो भी हमला आवर होते रहे। कुछ ये जंगी सिलसिला चलता रहा अरब इसराइल के दरमियान। दोनों फोर्सेस जो थी अपने सामने आती रहीं। हमास के फ़ौजी कमांडर जो थे मोहम्मद ज़ईफ़, हमास ने ये मीडिया पर नशर होने वाली अशरियात में ये कहा गया अल-कसा फ्लड के नाम से, जिसके बाद देखा ये गया कि जो है तमाम के तमाम जो गज़ा की पट्टी थी उस पर पूरा कब्ज़ा कर लिया गया। अल-कसा फ्लड में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ज़मीन पर आखिरी कब्ज़े को ख़त्म करने की सबसे बड़ी जंग का दिन है। उन्होंने कहा हम ऑपरेशन अल-कसा फ्लड का ऐलान करते हैं और हमने इब्तदाई हमले में 20 मिनट के अंदर 5000 से ज़ायद रॉकेट फायर लॉन्च किए हैं। अब ये क्यों कर हुआ? आपको याद होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर एक मैप चल रहा है। एक मैप जो चल रहा है वो ये है, जैसे देखिए ना कि ग्रीन हिस्सा जो है वो शो कर रहा है 1947 में कि कितना हिस्सा जो है वो फ़लस्तीन को है, यानी फ़लस्तीनियों के पास है। और उसके बाद वाइट डॉट्स हैं जो इसमें शो कर रहे हैं कि ये तमाम हिस्सा जो है जूइश का था, जो उनको अलॉट किया गया, यानी जूइश यहाँ पर आकर आबाद होना शुरू हुए। उसके बाद जो है प्लान अंडर 1947 में एक UN प्लान था वो बनाया गया। उसके तहत जो आधा हिस्सा जो था, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि वो सारा इसको दिया गया, इसराइल को एक हिस्सा दे दिया गया और जो था फ़लस्तीन को दे दिया गया, यानी यरूशलेम उस ज़माने में जो है फ़लस्तीनियों के पास था। उसके बाद जो है फ़लस्तीन वो बिल्कुल छोटा होता चला गया। इसराइल मज़ीद अपना एक्सपेंड करता रहा, क्योंकि 1949 और 1970 के दरमियान जो 3 जंगें हुई थी उन्होंने तमाम का तमाम जो है सिलसिला ख़राब कर दिया, उसको तबाह कर दिया। और एक नया जो है जो इसराइल का नक्शा था वो निकल कर सामने आया और इसराइल मुकम्मल एक्सपेंड कर चुका था पूरे खित्ते के अंदर। फ़लस्तीन बिल्कुल थोड़ा रह गया। और आखिर में जब 2005 में जो इसराइल ने कब्ज़ा किया उसके बाद तब फ़लस्तीन में तकरीबन इस तरह कहते हैं आटे में नमक के बराबर फ़लस्तीनी जो थे, इतना इलाका उनके पास रह गया था। अब यहाँ पर जो हमारे पास खबर आई वो थी कि जो हमास है, जो तंजीम है, वो ऑपरेशन अल-कसा फ्लड जो है वो लॉन्च कर चुकी है। 20 मिनट के अंदर उनका दावा है कि हमने 5000 जो हैं वो रॉकेट फायर किए हैं। अब इसराइल तो ये कह रहा है कि हमने जो उन्होंने रॉकेट फायर किए थे उनका डिफेंस सिस्टम सारा कुछ जो था उन्होंने उसको तबाह कर दिया। अलबत्ता इसी दरमियान जो हमारे पास खबर आई वो ये थी कि अमेरिका और जो इंडिया है इन दोनों ममालिक ने इसराइल की हमायत का ऐलान किया है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास खबर है कि रशिया और चाइना जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीनियों को, और ईरान भी इस हवाले से फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। अलबत्ता कि ताहम पाकिस्तान और तमाम अरब ममालिक ने, मशरिक़ वस्ता में बसने वाले तमाम ममालिक ने, किसी ने भी इस जंग में हिस्सा लेने का ऐलान नहीं किया। ना फ़लस्तीन के ऊपर किसी ने भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया इस हमले को लेकर, ना अरब ने दिया और ना ही पाकिस्तान ने। इस हवाले से अभी तक कोई बयान सामने आया है। अलबत्ता वज़ारत ख़ारजा का एक बयान सामने आया है कि आलमी बरादरी इसमें अपना किरदार अदा करे। तो वज़ारत ख़ारजा का हमेशा से यही रोल रहा है कि वो हमेशा नहायत अहम मामले के ऊपर जो है वो पीछे ही रहती है। वो इस मामले में कोई बड़ा किरदार अदा नहीं करती, ना ही कर सकती है, और हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए। अलबत्ता आपको मज़ीद बताते हैं कि ये बेसिकली हम जो समझते हैं इस हवाले से वो ये है
कि ये 9/11 की तरह का एक वाक़या है, जिसके बाद सदर बुश बहुत खुश हुए थे। सदर बुश ने अपने ही फ़ौजी मरवाए, अपने ही उनकी जो थी इलेक्शन में उनका ग्राफ नीचे आ रहा था। तो अब जो है ये एक मुकम्मल तौर पे एक फ्लैग ऑफ फॉल्स ऑपरेशन है, जिसको लेकर इसराइल के ऊपर हमला किया गया है, और ये फ़ायदा भी अल्टीमेटली जो है वो इसराइल को पहुँचाएगा। क्योंकि देखिए ना, आप इसराइल को इस बारे में देखिए कि इसराइल को क्या ज़रूरत पड़ी है हमास को कि वो इस वक्त हमला कर रही है, जब अरब और इसराइल करीब आ रहे हैं। सऊदी अरब जो है इसराइल से अपने प्यार की पिंगे बढ़ा रहा है, लेकिन इस वक्त हमास ने जो है हमला कर दिया। और इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा रशियंस को होगा, इसका फ़ायदा चाइनीज़ को होगा, क्योंकि यूक्रेन वार के अंदर जो है चाइनीज़ और रशियंस को बहुत ज़रूरत थी, कि अमेरिकन ने बहुत तंग करके रखा हुआ था। इसके चंद एक चुनिंदा जो है पार्ट्स आपके साथ बयान करेंगे। वो ये थे कि पहला तो ये हो गया कि जी इसका फ़ायदा जो है रशियंस को होगा, दूसरा इसका फ़ायदा चाइनीज़ को होगा, तीसरा इसका फ़ायदा ईरान या सऊदी ममालिक होगा जो डील कर रहे हैं। लेकिन कुछ नज़रियात ये भी हैं कि इस वक्त जो ये हमला हुआ है, ये सऊदी अरब और जो इसराइल के दरमियान एक पीस ट्रीटी थी, जो एक सऊदी अरब जो है इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, उसको सबटाच करने के लिए हुआ है। अब देखते हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जो डील है वो सबटाच होती है कि नहीं होती, लेकिन हमें तो यही लग रहा है कि फ़िल वक्त ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी गई है, क्योंकि इसराइल जो है इस वक्त आलमी मालियाती निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। तमाम का तमाम मालियाती और माशी निज़ाम जो है इस वक्त इसराइल के कंट्रोल में है, और उसके ऊपर तमाम तरह इजारादारी जो है, तमाम ट्रेड के ऊपर जो इजारादारी है, तमाम मीडिया के ऊपर जो इजारादारी है, वो इसराइल यानी यहूदियों की है। और उनको फंडेड जो है दुनिया भर के तमाम टोटल 95% जो मीडिया है वो यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कंपनियों के मालिक जो हैं वो यहूदी हैं, जो पूरे दुनिया के मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तकरीबन 95% एक बड़ी तादाद, यानी सिर्फ 5% को कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो उसके बाद आलमी मालियाती निज़ाम आप देख लीजिए, जब तमाम मुल्कों को कर्जे देने वाले इसराइली हैं यानी यहूदी हैं, और उसके अलावा दुनिया की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, असला बरदार चीज़ें हैं, इन सब को जो टैंक्स बनाते हैं, ये सारी की सारी डिफेंस सिस्टम जो है वो इसराइल के पास है, वो इसराइल बनाता है। और उसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जो मिसाइल और टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो खुद इसराइल का दिया गया है। तो यहाँ पर इस हालात में आप देखिए कि इस जंग का फ़ायदा किसको होगा? इस जंग का सबसे बड़ा फ़ायदा खुद इसराइल को होगा, क्योंकि आलमी मालियाती निज़ाम के आगे घुटने टेकना पड़ेंगे हमास वालों को। और इसका नतीजा अल्टीमेटली ये होगा कि इसराइल को एक बड़ा जो है हथियार हाथ लग जाएगा। ये मौक़िफ़ वो ले सकते हैं कि जी जंग हुई है, इस नतीजे में जो बाकी घरों थे जो कत्लेआम हुआ है वो तो हमास की वजह से, हमने तो जंग नहीं छेड़ी। तो इसका तो वाक़यातन जो क्लियर जो नज़र आ रहा है वो यही है कि इसका तमाम तर फ़ायदा जो है इसराइल को होगा। रशियन इसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे, लेकिन मुसलमानों को किसी भी सूरत इसका फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम जंग में सिर्फ तमाशाई हैं, ना हमारा मालियाती निज़ाम है, ना ही इस हवाले से हमारे पास कोई अवामिल है जो हमने जंग के पूरे किए हैं। क्योंकि जंग उस वक्त उसका आगाज़ करना चाहिए जब तक हम उसके अवामिल को पूरा कर सकें। जब हमारे पास अवामिल पूरे नहीं हैं तो हमें उस जंग को जो है नहीं शुरू करना चाहिए। लेकिन हमने जंग छेड़ दी है, और इसका नतीजा भी हमारे हक़ में अच्छा नहीं होगा, एक कत्लेआम होगा, जिसकी ज़िम्मेदारी न जाने कौन सा मुस्लिम उम्मा का लीडर लेगा। लेकिन फ़िल वक्त ये आपको रिपोर्ट किया हमने कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो है हमास ने जंग छेड़ दी है। मुमकिन है कि इसके नतीजे में जो हमास की तंजीम है उस पर पाबंदी लग जाए, उसको दहशतगर्द करार दिया जाए, दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस करार पाकर उसको जो है पाबंदी लगा दी जाए। फिर उसके बाद एक नया तरीक दौर शुरू होगा, एक कत्लेआम शुरू होगा इसराइल की जानिब से, क्योंकि इसराइल को मौका मिल चुका है कि वो एक बदतरीन कत्लेआम करे आलमी सतह पर, जिसका कोई रद्द ना कर सके, जिस पर कोई तनकीद ना कर सके। और इसका जो तमाम तर फ़ायदा है वो भी इसराइल को होगा। और इसके हवाले से एक ये भी आइडिया, ये भी एस्पेक्ट है कि अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान में भी इशारा दिया है कि इसराइल का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जो है वो पूरा होगा। और यहूदी भी इस बारे में बात करते हैं। जब वो 1947 में यहाँ आकर आबाद हुए थे तो उनका सबसे बड़ा प्लान ये था कि वो एक ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, जिसमें हमने आपको बालफोर डिक्लेरेशन के बारे में बताया, उसकी शिक पढ़कर सुनाई। और उसके बाद उन्होंने जो ये है, वैसे भी ये जो शहर है, जो फ़लस्तीन और इलाका है जिसके अंदर जो मेन जंग है वो बैतुल मुक़द्दस की है, जिसके अंदर तमाम जो तीन के तीन जो बड़े मज़ाहिब हैं, यहूदी, ईसाईयत और जो है मुसलमान, इस्लाम, उनका जो है एक मुश्तरका एहसास इसको कहा जाता है। और जंग भी इसकी है। हज़रत उमर के ज़माने में जब ये इलाका फ़तह हुआ था तो वहाँ देखा गया था कि तमाम मज़ाहिब को जो है वो इधर इबादत करने की इजाज़त थी। इसे एक जो इंटरनेशनल सिटी के तौर पर मुतारिफ़ करवाया गया था। ये हज़रत उमर का ही कारनामा था, जिसके बाद तमाम दुनिया भर के जो यहूदी हैं और ईसाई हैं उनको फ़लस्तीन में आने की इजाज़त थी। यहाँ पर उनके लिए मुक़द्दस मकामात को महफूज किया गया था। हज़रत उमर ने जो है बैतुल मुक़द्दस अक्सा में उस जगह पर नमाज़ पढ़ने से इनकार कर दिया जो यहूदियों की इबादतगाह थी, क्योंकि वो कहते थे कि यह ना हो कि आने वाले वक्त के मुसलमान इसे खलीफा अव्वल की सजदागाह समझकर इस पर कब्ज़ा कर लें और इस पर हक़ अपना दावा तक कर लें। तो उसके बाद देखा गया कि
हज़रत उमर तो जब दुनिया से चले गए उसके बाद भी ये इलाका मुसलमानों के पास रहा, बिल आखिर ये मुसलमानों के कंट्रोल से निकल गया। बाद जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में मुसलमानों के पास आया। तो अब देखना ये है कि इस जंग के क्या नताइज निकलते हैं, लेकिन फ़िलवक्त जो ख़बरें आ रही हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। वो ख़बरें कुछ आप इस पर फ़ैसला अपना तजिया भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ है वो हम यही कह सकते हैं कि खुदा जो है तो इस फ़लस्तीनियों को इस हमले के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान से बचाए और एक बार दुनिया का जो अमन है जो ख़तरे में पड़ चुका है इसको जो है महफूज करे। आने वाला वक्त क्या नई खबरें लाता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।